हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था उसका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन। अगर आपने अभी तक उसको कवर नहीं किया है तो पहले आप उसको कवर कीजिएगा। यहाँ पर हम जो कंप्रेशन मेंबर में स्टडी कर रहे हैं वो अपना डिजाइन ऑफ कॉलम स्टडी कर रहे हैं। डिजाइन ऑफ कॉलम के पहले पार्ट्स में हमने उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था, जबकि उसके अगले दो पार्ट्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन को डिस्कस किया था डियर। ये आपका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन का पार्ट थर्ड है, यानी कि जो भी कोडल प्रोविजन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनको विद कंसेप्ट और डिटेल वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशंस में हम जो जानेंगे सबसे पहले कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम, कि जो आपका कॉलम होता है उसमें जो मिनिमम रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो आपका क्या रहता है। क्लियर है। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके पास कॉलम होता है, कॉलम की आपके पास कितनी डायमेंशंस होती है सर? 3 डायमेंशंस होती है। कौन कौन सी होती है सर? एक लेंथ होता है, एक विड्थ होती है और एक उसकी डेप्थ होती है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है जो डायमेंशन, उसको हम लेंथ बोलते हैं या आपका हाइट ऑफ कॉलम बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको मेंशन करने की कोशिश करूंगा फिर से दोबारा से, ठीक है, कि ये क्या होगा आपके पास सर? यहाँ पे ये इसको हाइट बोलो आप या फिर इसको लेंथ ऑफ दी कॉलम बोल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर, ये लेंथ ऑफ दी कॉलम है, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये किस डायरेक्शन में है? आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। अगर मैं बात करता हूं सर इसकी, तो ये क्या हो गया सर इसकी? ये मैं इसकी डेप्थ मान लेता हूं। और ये क्या हो गया सर इसकी? ये आपके पास विड्थ हो गया है। क्लियर है। यानी कि जो आपका कॉलम होता है उसकी जो डायमेंशंस होती है आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी होती है और आपके लेटरल डायरेक्शन में भी होती है। जो लेटरल डायरेक्शन में होती है वो आपका क्या रहता है? क्रॉस सेक्शन रहता है। क्रॉस सेक्शन में कौन सा आता है आपका? B इंटू डी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, यानी कि जो कॉलम में सर आपकी जो डायमेंशंस होती है वो कौन कौन सी होती है। क्योंकि ये चीजें अगर आपने समझ ली है तो देख लो आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा होने वाला है। एक होती है सर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशंस होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है आपके पास, और दूसरी होती है आपके पास कौन सी? लेटरल होती है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में जो आपको दिखाई देता है उसकी, यानी कि कॉलम की हाइट दिखाई देती है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? यहाँ पे लेंथ बोल सकता हूं, यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ। और जो लेटरल डायरेक्शन में आपको दिखाई देती है वो क्या रहती है आपके पास? वो रहता है सर उसका क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन क्या होता है आपके पास सर? B इंटू डी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे अपने, वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आपका कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? अलोंग दी लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसका कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का, वो कितना रहता है। इसी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मेन रेनफोर्समेंट। क्या बोल सकते हैं सर इसको? हम मेन रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं आप परसेंटेज ऑफ स्टील भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील भी आपके पास बोला जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। जरूरी नहीं है उसने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट भी बोल सकता है, वो आपके पास मेन रेनफोर्समेंट भी बोल सकता है और आपके पास मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील भी बोल सकता है। क्लियर है। आज जो हम बात करेंगे उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपके पास पेडेस्टल है और यहाँ पे आपके पास ये कॉलम है। अगर मैं पेडेस्टल की बात करता हूं तो ये आपके पास क्या है सर? ये हमारे पास कॉलम है। क्लियर है। कॉलम के बाद जो आपके पास पीसीसी का जो स्टेप दिया जाता है एज कंपेयर टू कॉलम, वो क्या होता है? छोटा होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर? आपका पेडेस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उसको पेडेस्टल बोलते हैं। और ये किसका होता है सर? प्लेन सीमेंट कंक्रीट का होता है। उसके बाद क्या आता है आपके पास सर? फुटिंग आता है। क्लियर है। ये चीजें तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगी। अब जब हम बात करते हैं पेडेस्टल में कि जो आपका मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है कि अगर आपका पेडेस्टल है, अगर आपका पेडेस्टल है विद कैसा है सर? प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी है, तो वहां पे जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा वो कितना होगा? 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया होगा। ठीक है, दैट इज
ग्रॉस एरिया होगा। और जो ग्रॉस एरिया होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं सर, एजी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो 0.15% लिख देते हैं। तो 0.15% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.15 डिवाइडेड बाय 100। अब जो ग्रॉस एरिया होगा वो आपका क्या आएगा, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ही आएगा। तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, B इंटू डी हो जाएगा, जो आपके पास लेटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशंस आ रही है। तो लेटरल डायरेक्शंस में कौन सी आ रही है सर, ये वाली डायमेंशंस जो आ रही है आपके पास, ठीक है। जो आपका ये क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें पेडेस्टल में भी पता लगा है कि जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है आपके पेडेस्टल में कितना होता है सर, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है। ग्रॉस एरिया मतलब टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम में कितना होता है सर, ये भी देखिएगा। कॉलम में होता है ये आपके पास 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ दी सेक्शन। ठीक है, ये चीज आप जान गए हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 0.8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर, 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ग्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज एजी से। एजी बोले तो एरिया ऑफ ग्रॉस या ग्रॉस एरिया। क्लियर है? इनटू बी इंटू डी। क्लियर है? ये है आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सर ये कम से कम 0.8% क्यों दिया जाता है। क्लियर है? क्या सर हम 0.8% से कम नहीं दे सकते हैं? तो कम नहीं देंगे तो आपका जो कॉलम होगा वो क्या हो सकता है, आपका फेल हो सकता है। तो चीजें भी हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पेडेस्टल के केस में आपको पता लगा कि आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया होना चाहिए। कॉलम के केस में कितना होना चाहिए सर, 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया होना चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार यूज्ड इन कॉलम, कि कम से कम बार आप अपने कॉलम में क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब इतना कम शरिया आप क्यों यूज करें, इससे कम क्यों नहीं, 0.8 से कम क्यों नहीं, इसका रीजन समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम है, और ये जो कॉलम है मेरे पास किसका है सर, ये आपके पास आरसीसी का कॉलम है। और आरसीसी में क्या क्या होता है सर, आपके पास बाइंडिंग मटेरियल भी होता है, आपके पास फाइन एग्रीगेट भी होता है, आपके पास कोर्स एग्रीगेट भी होता है, आपके पास यहाँ पे एडमिक्सचर भी होता है, एडमिक्सचर भी होता है, और आपके पास यहाँ पे क्या होता है सर, एडमिक्सचर के अलावा सर यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी दिया जाता है, रेनफोर्समेंट भी दिया जाता है, और रेनफोर्समेंट के अलावा यहाँ पे आपका वाटर भी ऐड किया जाता है, तभी तो आपका यहाँ पे रेनफोर्समेंट कॉलम बनता है। क्लियर है? हालांकि अगर हम बात करते हैं आपके बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स की और आपके सीमेंट मतलब वाटर्स की, तो क्या बनता है आपका कंक्रीट बनता है। बट उसी कंक्रीट में अगर हम उसमें कुछ रेनफोर्स मटेरियल ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बन जाता है। यानी कि रेनफोर्स का मतलब होता है यहाँ पर कि स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, कि आपके कंक्रीट सेक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि जो कंक्रीट होता है आपका स्ट्रॉन्ग आपका कंप्रेशन में होता है बट आपका वीक इन टेंशन में होता है। बट जब हम उसके अंदर रेनफोर्स मटेरियल ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो आपका कंप्रेशन में तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो रेनफोर्स मटेरियल के डालने से वो अपने टेंशन में भी क्या हो जाता है सर, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं नोट पॉइंट में कि सर बाइंडिंग मटेरियल में आप क्या ऐड करते हैं सर, सीमेंट ऐड करते हैं। सीमेंट में आप क्या ऐड करते हैं, फाइन एग्रीगेट मतलब आप सैंड ऐड करते हैं, और सैंड में आप क्या, सैंड के बाद आप क्या ऐड करते हैं, कोर्स एग्रीगेट करते हैं। कोर्स एग्रीगेट को मैं यहाँ पर एग्रीगेट लिख सकता हूँ। एग्रीगेट के अलावा आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप चाहो तो एडमिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहो डायरेक्ट वाटर ऐड कर लो, बट मैं यहाँ पे इसमें एडमिक्सचर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, एडमिक्सचर भी ऐड कर दिया, और एडमिक्सचर के बाद आप क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और सबसे लास्ट में मैं क्या ऐड कर देता हूं, आपका रेनफोर्स्ड ऐड कर देता हूं। और रेनफोर्स में मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, आपका स्टील ऐड किया है। आपका क्या ऐड किया है सर, मैंने स्टील ऐड किया है।
क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं इतने पोर्शंस की कि जो आपका सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, एडमिक्सचर है और वाटर है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको आप कंक्रीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? कंक्रीट बोलते हैं। और जो ये कंप्लीट पोर्शंस बना आपका स्टील ऐड करके, इसी को आप रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है कि जब आपका सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिएगा ध्यान से कि जब सर सीमेंट आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक जेल बनाता है, CSH जेल बनाता है, ठीक है। प्लस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सर? रिलीज होता है। क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो आपके पास ये CSH जेल होता है, इसको कौन सा जेल बोलते हैं? टॉबरमोराइट जेल बोलते हैं। कौन सा जेल बोलते हैं इसको सर? हम टॉबरमोराइट जेल बोलते हैं। टॉबरमोराइट जेल बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सीमेंट और वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो यहाँ पे कुछ बॉग्यूज कंपाउंड भी बनते हैं। बॉग्यूज कंपाउंड भी बनते हैं। देखिएगा यहां से ये रीजन समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये बॉग्यूज कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें वाटर का वेपराइजेशन होता है कि जब आपका आरसीसी का कॉलम बनाते हैं तो जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है? आफ्टर सम टाइम बाद आपके वाटर का वेपराइज होता है। वाटर क्या हो जाता है आपका? वाटर का क्या हो जाता है आपका? वेपराइज्ड हो जाता है। अब जब आपका वाटर का वेपराइज हो जाता है तो उससे क्या होता है? आपके जो आरसीसी का जो कॉलम होता है उसके अंदर क्या होती है? श्रिंकेज स्ट्रेस डेवलप्ड होती है। इसके वेपराइज होने से क्या होता है सर? आपका श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है। श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती है। श्रिंकेज स्ट्रेसेस क्या होती है? डेवलप्ड होती है। अब इन श्रिंकेज स्ट्रेसेस जब डेवलप्ड होती है तो इनको मिनिमाइज करने के लिए ही हम वहां पे क्या करते हैं? मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड इस श्रिंकेज एंड स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ही हम क्या क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं? अपना मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपका प्रोवाइड करते हैं। तो ये रीजन है जो आपको अक्सर ध्यान रखना है। क्या होता है कि जो सर हमारा आरसीसी का जो कॉलम होता है जिसमें आपका बाइंडिंग मटेरियल भी होता है, फिर आपके पास फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, मिक्सचर्स होता है, वाटर्स होता है और आपका रेनफोर्स्ड होता है। जब आपका सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बॉग्यूज कंपाउंड बनाता फॉर्म होते हैं और साथ में वहां पे एक टॉबरमोराइट जेल बनता है। जो टॉबरमोराइट जेल उसी को हम CSH जेल बोलते हैं। जो ये आपके पास टॉबरमोराइट जेल होता है ये आपका स्पेसिफिक जेल होता है। जो ये आपका ये CSH जेल होता है इसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती है? आपके टॉबरमोराइट जेल से मिलती जुलती होती है और साथ में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है। अब जब बॉग्यूज कंपाउंड आपके फॉर्म्ड होते हैं तो टाइम के साथ साथ वहां पे आपके वाटर का क्या होता है? वेपराइजेशन होता है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्या होता है? कॉलम के अंदर वाटर का वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे क्या आती है? आपके कॉलम के अंदर श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाती है। जब श्रिंकेज स्ट्रेसेस डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो उन स्ट्रेसेस को डेवलप ना होने से बचाया जाए तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? वहां पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? उसी को आप सर मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम बोल सकते हैं, या हम उसको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बोल सकते हैं, या हम उसको मिनिमम रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं, या मिनिमम मेन बार्स रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इतनी जितनी डिटेल्स मैंने बताई है किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आप तभी बता सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकली वर्क किया होगा डियर। क्लियर है? तो ये भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन की, जिसमें हम बात करेंगे मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम की। जिस तरह से हमने मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम चेक किया, उसी तरह से हमारा यहाँ पर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ द कॉलम भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि कॉलम में कम से कम आपका रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए, अब हम उसका क्राइटेरिया यहाँ पर चेक करेंगे। अगर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को हम एक और नाम से भी जान सकते हैं सर, इसको क्या बोला जा सकता है? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट
भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ AST भी बोला जा सकता है। क्लियर है, एरिया ऑफ स्टील भी बोला जाता है। क्लियर है, ये चीज आप ध्यान रखना है। जब भी हम मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम की बात करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट हो सकता है कि जो भी आपका फ्लोर है वो आपका सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और वहां पे जो आपका कॉलम की जो हाइट है वो थोड़ा कम है, बट जब हम बात करते हैं आपकी 2 स्टोरी बिल्डिंग में तो वहां पे जो आपके कॉलम की हाइट है वो थोड़ा ज्यादा होगी। देखिएगा, अब मान लेते हैं ये कॉलम्स है आपके पास और इस कॉलम में आपके पास 2 फ्लोर है। एक फ्लोर ये हो गया है सपोज कीजिएगा, और एक फ्लोर आपके पास ये हो गया, ये एक फ्लोर हो गया है, एक ये फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया। तो यहाँ पे कॉलम की हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है, तो इसके 2 केस आएंगे हैं कि जब आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैसा है सर, आपका अनलैप्ड है, उसको लैपिंग नहीं किया गया है, और दूसरा है सर उसको, यहाँ पे अनलैप्ड नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूं लैप्ड है, लैपिंग की गई है सर, और दूसरा आएगा आपके पास लैपिंग बोलो या लैप्ड बोलो, ठीक है, और दूसरा आएगा आपके पास अनलैप्ड कि वहां पे किसी भी प्रकार की लैपिंग नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि जो भी वहां पर आपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो बिल्कुल एज इट इज प्रोवाइड की है। जितनी लेंथ का कॉलम है उतनी ही लेंथ की आपने क्या की है, वहां पे अपनी मेन बार्स प्रोवाइड की है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या था सर कि ये आपका क्रॉस सेक्शन था। क्रॉस सेक्शन कैसा था सर, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आपका स्क्वायर भी हो सकता है। जब रेक्टेंगुलर था तो हर कॉर्नर पे आप क्या प्रोवाइड करोगे, आप एक मेन बार्स प्रोवाइड करोगे। मेन बार्स बोलो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तो कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर देते थे आप, कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर देते थे, इस तरह से। क्लियर है, तो यहां पर हम क्या देखते थे, इसको किस वे में हम दिखाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपके पास कुछ, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से, और ये आपके पास थोड़ी सी बैक में दिखाई देगी, तो इसको भी हम थोड़ा सा नीचे तक कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसकी लेंथ क्या पड़ गई है, शॉर्ट पड़ गई है। जब इसकी लेंथ शॉर्ट पड़ गई है तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक और रेनफोर्समेंट इसके साथ ऐड कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ एक और कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या कर दी है, दूसरी रेनफोर्समेंट इसके साथ को जोड़ दी है। तो यहाँ पे इनके साथ क्या कर दिए मैंने, कुछ इस तरह से, या तो लैपिंग कर दूंगा मैं, या फिर क्या कर देंगे सर, हम वेल्डिंग कर देंगे। क्या कर देंगे सर, या तो लैपिंग कर देंगे या फिर वेल्डिंग कर देंगे, या इसको कॉपलर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, लैपिंग बोल सकते हैं, वेल्डिंग बोल सकते हैं और कॉपलर बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल सकते हैं सर, आपके कॉपलर हो सकता है, ये कॉपलर हो सकता है सर आपका, यहाँ पे वेल्डिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सर हम अपना उसका क्या कर सकते हैं, कॉपलर हो गया, वेल्डिंग हो गया, और उसकी लैपिंग भी कर सकते हैं, लैपिंग भी कर सकते हैं। कि जब आपकी जो मेन रेनफोर्समेंट है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, जब आपने उनकी लैपिंग की गई है एक के ऊपर, मतलब दूसरी, जैसे 2 बार्स आपके पास है, दोनों बार्स को आपने किस तरह से कनेक्ट किया है, कुछ इस तरह से इसमें लैपिंग दी दी। कब कि कॉलम की हाइट ज्यादा है बट जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसकी हाइट कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को आपस में लैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैपिंग ऑप्शन बढ़िया रहेगा या सर वेल्डिंग रहेगा, तो सबसे जो बेस्ट रहेगा वो आपके पास कॉपलर रहेगा। कॉपलर क्या होता है, आपके पास एक ये हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है जिसमें अंदर क्या होते हैं, थ्रेड बने होते हैं। जब ये जो थ्रेड बने होते हैं इसको बिल्कुल क्या किस तरह से डाला जाता है, कुछ इस तरह से, ये दोनों को कैसे रखता है, हैंडल करके कुछ ऐसे रखता है। क्लियर है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी क्या रहती है, कॉपलर के केस में मेंटेन रहती है, यहाँ पे सर इसेंट्रिसिटी मेंटेन रहती है, और यहाँ पे वेल्डिंग के केस में क्या हो सकता है सर, आपका स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती उतनी, और लैपिंग के केस में भी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी नॉट मेंटेन, इसेंट्रिसिटी नॉट मेंटेन, इसेंट्रिसिटी आपकी मेंटेन्ड नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती, देखिएगा, जब ये एक कॉलम ये है और ये कॉलम ही है, अब इस कॉलम के ऊपर अगर ऊपर से लोड आएगा, क्या इनका सीजी मैच करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस कॉलम का सीजी इधर जाएगा और इस कॉलम का सीजी कुछ इधर जाएगा। बट अगर मैं इनकी वेल्डिंग भी कर दूं तो भी सर इसकी इसेंट्रिसिटी मैच नहीं कर पाएगी। बट अगर मैं कुछ ऐसे इनको लगा दूं और इनको बीच से कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाथ से इनको कवर कर दूं, तो उससे क्या होगा, आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार की
सीजी और कॉलम का जो सीजी है वो क्या कर पाएगा, प्रॉपर्ली मैच कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉपलर्स वहां पर यूज करेंगे। तो उस केस में जो हमारा मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो कितना होता है सर, तो कितना होगा आपके पास वहां पे मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया, तो होगा आपके पास 4% ऑफ ग्रॉस एरिया होगा, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया होगा। तो 4% का मतलब क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू BD होगा। क्लियर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बट जब आपका अनलैप्ड है, अनलैप्ड मतलब कि यहाँ पे जब आपने क्या प्रोवाइड किया है, मेन बार प्रोवाइड की है या फिर अपनी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड की है, तो कॉर्नर पे कितनी बार होगी, एक बार होंगी, एक बार होंगी। तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर दोगे, कुछ इस तरह से इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे किसी भी तरह की लैपिंग नहीं है, और लैपिंग कब नहीं होगी कि जितना कॉलम है उतना ही आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बार है। तो उस कंडीशंस में जो आपका क्या होगा, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार होगा, वो आपके पास कितना होगा सर, वो 6% होगा, 6% ऑफ दी ग्रॉस एरिया होगा, 6% ऑफ दी ग्रॉस एरिया बोले तो AG। तो इसको कैसे निकलेंगे हम, 6/100 इंटू AG। तो AG क्या होगा आपके पास, ग्रॉस एरिया 6/100 इंटू B इंटू D होगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक फॉर्मूले है जो आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर है, तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के दो केस आते हैं। पहला केस कि जब आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल और मेन बार है उनको आपने क्या किया है, लैप किया है, तो उस कंडीशन में 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया होगा। और जब आपने उनको लैप्ड नहीं किया है, यानी कि उनको पूरी तरह से वेल्ड या लैपिंग या कॉपलर नहीं प्रोवाइड किया है, तो वहां पे हम कितना देंगे, 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, अब बात करते हैं कि सर कि जो आपने बार्स प्रोवाइड करनी है वो कम से कम कितनी बार प्रोवाइड करनी है आपके सेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस आपको दिखाने की कोशिश की है, और मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई भी सेक्शन आपको दे दिया जाए तो हर सेक्शन के कॉर्नर्स में आपने क्या प्रोवाइड कर देनी है, अपनी एक लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड कर देनी है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन बार्स बोलते हैं। तो देखेंगे जो पहला सेक्शन है आपके पास वो कैसा है सर, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर के सर कितने कॉर्नर है सर, 4 कॉर्नर है। तो चारों कॉर्नर्स पे आप क्या प्रोवाइड कर दो, मेन बार्स प्रोवाइड कर दो। तो पहली होगी आपकी, ठीक है, दूसरी होगी आपकी, और आपकी तीसरी होगी, आपका तीसरा कॉर्नर हो गया, और ये आपका चौथा कॉर्नर हो गया। क्लियर है, कम से कम 4 प्रोवाइड करनी है। उसी तरह से स्क्वायर में भी कितने कॉर्नर है सर, 4 है। तो ये भी 4 हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया आपके पास, 3 ये हो गया आपके पास, और ये 4 ये हो गया आपके पास। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट्स में लिखा है कि इन ईच कॉर्नर द सेक्शन विल मस्ट बी 1 बार इज कंपल्सरी इन द सेक्शन, कि जो भी आपके पास सेक्शन दिया जाएगा उस सेक्शन के हर एक कॉर्नर पे 1 बार कंपल्सरी दिया जाएगा। क्लियर है, तो उसी तरह से हम बात करते हैं सर्कुलर में, तो ये आपको याद करना होगा। सर्कुलर में कितनी बार प्रोवाइड करेंगे हम, 6 बार, मिनिमम कितनी होगी सर, 6। तो एक बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हमने, दूसरी बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने, तीसरी बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने, चौथी बार हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने, 5th बार यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हमने, और 6th बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। क्लियर है, यानी कि आपके सर्कुलर सेक्शन में कितनी नंबर ऑफ बार्स आपने प्रोवाइड कर दी है, 6 बार्स प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है, उसी तरह से आपके पास हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में कितने कॉर्नर्स हैं, तो देखिएगा 6 कॉर्नर है, तो आपकी कितनी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड की जाएगी सर, 6 प्रोवाइड की जाएगी। देखिएगा पहली बार एक कॉर्नर में, दूसरे कॉर्नर में, ठीक है, तीसरे कॉर्नर में, चौथे कॉर्नर्स में, 5वें कॉर्नर्स में, एंड 6ठे कॉर्नर्स में। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास 6 आ गई है। अब जब हम बात करते हैं अपने टी सेक्शन में, तो टी सेक्शन में हम कितनी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके कॉर्नर पकड़िएगा, एक कॉर्नर, तो एक बार यहाँ पे होगी, दूसरा कॉर्नर, 2 कॉर्नर यहाँ हो गया, ये भी कॉर्नर का काम कर रहा है, 3 हो गया, ये भी हो गया आपके पास, 4 हो गया, ये भी हो गया आपके पास, 5 हो गया, और ये आपकी 6 होगी, और यहाँ पे आपके पास ये 7 होगी, और ये आपके पास 8 होगी। अब इस क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चंस को पूछा जाएगा कि जो आपके पास जो टी सेक्शन होता है, टी
टी सेक्शन के फ्लैंज में और वेब के अंदर आपके पास टोटल लॉन्गिट्यूडनल बार कितनी प्रोवाइड की जाती है? कम से कम, तो कम से कम कितनी प्रोवाइड की जाती है? 2, 4, 6, 8 प्रोवाइडेड की जाती है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी हम जब आपके पास ये डिस्टेंस टी सेक्शन का क्या हो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो तो यहां पर हम एक बार और प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो आपके पास कितनी हो सकती है? 9 बार्स हो सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने एच सेक्शन की। तो एच सेक्शंस का क्या पकड़िए? हर एक कॉर्नर पकड़िए। तो एक कॉर्नर्स हो गए आपके पास, 2 कॉर्नर्स हो गए आपके पास, 3 कॉर्नर्स हो गए आपके पास, 4 कॉर्नर्स हो गए आपके पास, 5 कॉर्नर्स हो गए, 6 कॉर्नर्स हो गए, 7 कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए, 9 कॉर्नर्स हो गए, आपके पास 10 कॉर्नर हो गए, 11 कॉर्नर हो गए और आपके पास 12 कॉर्नर्स हो गए। ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने एल सेक्शन में। तो एल सेक्शन में देखिए कितने कॉर्नर है? 1 कॉर्नर हो गया आपके पास, 2 कॉर्नर हो गया आपके पास, 3 कॉर्नर हो गया आपके पास, 4 कॉर्नर हो गया आपके पास, 5 कॉर्नर हो गया आपके पास, 6 कॉर्नर हो गया आपके पास। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है, कॉर्नर को पकड़ना है और कॉर्नर के अंदर आपने क्या डाल देना है? अपनी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार को इंट्रोड्यूस कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर आप मिनिमम कितनी ले सकते हैं? 2, 4, 6, 8 ले सकते हैं। क्लियर है? मैंने 9 इसलिए बताई क्योंकि जो आपके पास ये जो फ्लैंज पोर्शन है, इस फ्लैंज की जो आपके पास लेंथ हो सकती है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेंथ बोले सॉरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसकी विड्थ बोल सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, कि कम से कम आपको कितनी बार्स प्रोवाइड करनी है। तो ये तो आपने पहले ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया है कि अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर, इसके ये कैसी शेप है सर? हमारे पास रेक्टेंगुलर है। कैसी है सर? रेक्टेंगुलर है। और ये कैसी है सर? आपके पास स्क्वायर है। ठीक है? और ये कैसी है सर? आपके पास सर्कुलर है। ये कैसी है सर? सर्कुलर है। और ये कैसी है? हेक्सागोनल है। ये कैसी है सर? हेक्सागोनल है। और ये कैसी है सर? आपके पास एल शेप है। ये कैसी शेप है सर? आपके पास एच शेप है। और ये कैसी शेप है सर? आपके पास टी शेप है। क्लियर है? तो यहीं पर लिख देता हूं। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो आपको पास मिनिमम बार्स प्रोवाइड करनी है, कम से कम बार आपको कितनी प्रोवाइड करनी है? मिनिमम बार्स यहाँ पर कितनी दी जाएगी सर? 4 दी जाएगी। स्क्वायर में भी मिनिमम बार कितनी प्रोवाइड करनी है आपको? कौन सी बार है ये? लॉन्गिट्यूडनल बार आपको 4 प्रोवाइड करनी है। सर्कुलर में कितनी प्रोवाइड करनी है आपको मिनिमम बार? तो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है आपको 6। अगर हेक्सागोनल में बात करती है तो यहाँ पे मिनिमम बार आपको कितनी प्रोवाइड करनी है सर? यहाँ पे आपको 3 और 3 6 बार्स प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टी सेक्शन में, तो टी सेक्शन में आपको मिनिमम बार कितनी प्रोवाइड करनी है? कॉर्नर पकड़िएगा, 2, 4, 6, 8, कम से कम आपको 8 बार तो वहां पे प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी अपने टी सेक्शन में। एच सेक्शंस की बात करते हैं तो एच सेक्शंस में आपको मिनिमम बार्स कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर? 12। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो मिनिमम बार कितनी होगी आपके पास? 12 होगी। एल सेक्शन की बात करते हैं तो मिनिमम बार कितनी हो गई? 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो मिनिमम बार आपके एल सेक्शन में कितनी हो सकती है? आपके 6 नंबर ऑफ बार हो सकती है। क्लियर है? ये क्लियर हुआ है। अब जानेंगे कि सर ये जो आपने यहाँ की इसके अंदर बार डाली है, ये बार आपके कितने mm की होती है? क्या सर ये आपके 8 mm की होती है? क्या सर 10 mm की होती है? क्या आपके पास सर 12 mm की होती है? ये जानना भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है? तो इसी को अब हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, ये तो आपने देख लिया है पीछे। तो अब देखेंगे हम मिनिमम डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, कि जो आपने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कौन सी बार है आपके पास? लॉन्गिट्यूडनल बार है डियर। क्लियर है? तो ये आपके पास इसका डाया कितना होना चाहिए? तो ये देखिएगा कि मिनिमम डाया ऑफ बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। कॉलम के केस में क्या होना चाहिए? 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं मिनिमम डायामीटर ऑफ दी मेन बार लिखो आप, या लॉन्गिट्यूडनल बार लिखो।
should not be less than 12 mm, वो आपके पास 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिए, जिसको मैं डाया मेन बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे आपके डिफरेंट डाया के बार यूज किए जाते हैं। वो आपके 12 के भी हो सकते हैं, 16 के भी हो सकते हैं, आपके पास 20 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, 28 के हो सकते हैं, आपके 32 के हो सकते हैं, 36 के हो सकते हैं, आपके 42 के भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आप जान सकते हो। तो इसको भी हम यहां लिख सकते हैं कि डिफरेंट डाया ऑफ बार यूज्ड, डिफरेंट डाया ऑफ बार यूज्ड, कि आपके डिफरेंट डाया ऑफ बार यूज किए जाते हैं। जैसे आपके पास हो गया है 8 mm का हो गया है सर, आपके पास 10 mm का हो गया है, आपके पास 12 mm का हो गया है, आपके पास 16 mm का हो गया है, आपके पास 20 mm का हो गया है, आपके पास यहाँ पे 25 mm का हो गया है, आपके पास यहाँ पे 28 mm का हो गया है। क्लियर है? ये चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई है। आपके पास 32 mm का हो गया है, आपके पास 36 mm का हो गया है, और हमारे पास 42 mm का हो सकता है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान दीजिए। कॉलम में तो पता लगा है कि जो कॉलम में जो आपका डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार होगा वो आपका 12 से कम तो कभी भी नहीं हो सकता, मिनिमम क्राइटेरिया है। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं जो आपके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या देखना है कि जो आपका स्लैब होता है, स्लैब के अंदर जो आपका डाया ऑफ बार होता है कम से कम वो कितने mm का होता है? वो आपके पास 8 mm का होता है। 8 mm का यूज किया जाता है, 10 mm का यूज किया जाता है, आपके पास 12 mm के यूज किए जाते हैं। क्लियर है? यानी कि कम से कम जो स्लैब के अंदर हम यूज करते हो आपका 8 mm का है। 8 mm से कम का यूज आप नहीं कर सकते। ठीक है? क्यों सर? ऐसा क्यों है कि सर हम इतने ही क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं 8, 10, 12 mm की? क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या? क्योंकि जो यहाँ पे लोड होता है, लोड इज लेस, यहाँ पे लोड कम होता है एज कंपेयर्ड टू कॉलम। एज कंपेयर टू कॉलम हो गया आपके पास, बीम हो गया एंड फुटिंग हो गया, बीम एंड फुटिंग हो गया, FDN लिख दूं मतलब फाउंडेशंस हो गया। स्लैब के अंदर भी पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपके पास बीम के केस में। अगर मैं बीम के केस की बात करता हूं तो बीम में जो आपका डाया यूज किया जाता है वो आपका मोर देन और इक्वल टू 12 mm का यूज किया जाता है। तो बीम के केस में भी आपका जो डाया रहता है शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, वो 12 से कम नहीं रहना चाहिए, और मतलब 12 और 12 से ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है लोड्स पे कि वहां पे कितना लोड आ रहा है, डिपेंड्स अपॉन लोड। क्लियर है? ये बात आपने ध्यान रखना। बीम के बाद हम कह सकते हैं फुटिंग और फाउंडेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास फुटिंग हो गया और आपके पास फाउंडेशन हो गया। इसमें जो आपके पास मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल बार का जो डाया यूज किया जाता है आपके पास वो 10 और 10 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 mm का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जो अक्सर आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखा कि मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार कितना होना चाहिए, कॉलम के केस में 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, वहीं आपके बीम के केस में भी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, बट स्लैब में वो आपका 8 mm से कम नहीं होना चाहिए और फुटिंग में आपका 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसका रीजन जानना है कि सर ऐसा क्यों 12 mm से कम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप 12 mm से कम लेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपके पास चांसेस ऑफ बकलिंग होंगे, यानी कि आपका कॉलम वहां पे बकल कर सकता है। कैसे? वो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 बार्स है, एक ये बार हो गई आपके पास और एक ये बार हो गई। ठीक है, ये बार है, इसका जो डाया है मेरे पास वो मान लेते हैं 10 mm का है। ठीक है, और ये जो बार है इसका जो डाया है वो आपके पास 12 mm का है।
क्लियर है। अब जो 10 mm की डाया वाली बार है उसमें जो बकलिंग के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे, और जो आपके पास 12 mm की डाया ऑफ बार है उसमें बकलिंग के चांस क्या होंगे, लेस होंगे। तो टू मिनिमाइज द बकलिंग, या टू आप ये लिख सकते हैं टू प्रिवेंट द बकलिंग, तो आप लिख सकते हैं वाई, कि इतना कम क्यों, कि जो आपके पास डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, डाया ऑफ मेन बार, वो आपका क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। वाई, क्यों कम नहीं होना चाहिए, कि वहां पे क्या हो जाएगा, टू चांस द बकलिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग ऑफ कॉलम भी कह सकते हैं आप बार, और बार का क्या हो सकता है, बार आपकी क्या कर सकती है, बक्कल कर सकती है, कुछ इस तरह से आपके पास ये बक्कल कर सकती है। क्लियर है। इसीलिए आपको कितने mm का बार प्रोवाइड करना है, 12 mm का करना है, ताकि आप वहां पे क्या कर सके, आप अपने कॉलम के अंदर अपना बकलिंग को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ये चीजें आपको जान ली है। अब उसी तरह से हम बात करेंगे कि स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार। अब देखिएगा पीछे डायग्राम में हमने बताया था कि जो आपके पास ये हमने क्या किया है सर, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन ऑफ कॉलम लिए, जिसमें हमने क्या देखा सर, हमने बार प्रोवाइड की है हर कॉर्नर्स पे। अब जो आपके पास इन दो मेन बार के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, जो मेन बार के सेंटर से लेके, इसके सेंटर से लेके जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका should not be exceed आपका should not be exceed 300 mm, वो आपका 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वही आएगा आपके पास, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए सर, वो आपका 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लियर है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ द मेन बार का जो डाया होगा आपके पास, वो आपके पास क्या नहीं होगा, वो शुड नॉट बी एक्सीड 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। कोई भी यहाँ पे जैसे लिखा है आपके पास ये वाला है, तो ये भी आपके पास किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर सर 300 mm से ज्यादा हो गया, जैसे ये मान लेते हैं कि अगर ये दो कॉलम इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर 300 से ज्यादा हो जाए, तो वहां पे क्या करेंगे हम, वहां पे सर एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर, एक एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दी सर, एक एडिशनल, कब, जब दो मेन बार के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 300 mm से ज्यादा होगा, तो वहां पे हम क्या बार करेंगे, अपना एडिशनल रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये स्पेसिंग के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि मैक्सिमम बिल्कुल ही पतला हो गया भाई, मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होगा आपका रेनफोर्समेंट का, रेनफोर्समेंट कौन सी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, शुड नॉट बी एक्सीड आपके पास 300 mm, वो आपके 300 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे लिखा भी है कि इफ स्पेसिंग ऑफ द टू मेन बार इज मोर देन 3 mm देन एडिशनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। अगर दो मेन बार के सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग अगर किससे ज्यादा हुई, 300 mm से ज्यादा हुई, तो वहां पे हम एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे बना देते हैं आपको कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कितनी बार प्रोवाइड कर देता हूँ, आपके पास एक बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, और एक बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और एक बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, और एक बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो 4 आएगी, ये आपके पास मान लेते हैं स्क्वायर सेक्शन है, एक बार होगी आपके पास, 2 बार होगी आपके पास, ये आपके पास 3 बार हो गई है, और ये आपके पास
4 बार हो गई है। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी आएगी सर आपकी 6 आएगी। ठीक है, तो एक आपके पास यहाँ हो गई है, ठीक है, 2 हो गई है यहाँ पे, आपके पास 3 हो गई यहाँ पे, ठीक है, 3 हो गई यहाँ पे, 4 हो गई यहाँ पे, ठीक है, 5 हो गई और एक यहाँ पे 6 हो गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इनके बीच की स्पेसिंग आपकी किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए सर, आपकी 300 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे शुड नॉट बी एक्सीड 300 mm। और इसको भी अगर मार्क करने का जो तरीका है वो आपके पास कुछ इस तरह से इसको मार्क किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको मार्क किया जाएगा। और ये भी कितनी नहीं होनी चाहिए आपके पास, शुड नॉट बी मोर देन 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर ये एक्सीड कर गई, अगर मान लेते हैं इसको अगर रिप्रेजेंट अगर आप इस तरह से दिखा रहे हो, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम है तो वहां पे अगर उसकी जो स्पेसिंग है वो आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, बिल्कुल इस तरह से। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है आपकी। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, और ये हो गया आपके पास, और ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग काउंट करते हैं तो कुछ स्टूडेंट ऐसी सेंटर टू सेंटर काउंट करते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि सर ये शुड नॉट बी एक्सीड 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसकी स्पेसिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो स्ट्रेट, तो आपका ये गलत अप्रोच है। आपको किस तरह से अप्रोच बतानी है, आपको इसी तरह से अप्रोच बतानी है। जैसे ये हो गया है इंक्लाइन, तो इसके बीच की जो भी स्पेसिंग होगी वो शुड नॉट बी एक्सीड, वो आपके पास 300 mm से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर सर एक्सीड कर गई, जैसे कि मान लेते हैं ये ऑब्वियसली बात है ये एक्सीड करेगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी सर, ये एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे कि सर ये क्या आपके पास, ये है सर एडिशनल रेनफोर्समेंट, एडिशनल रेनफोर्समेंट। और जो ये है हमारे पास, ये कौन सी है सर, ये आपके पास मेन बार बोल दो, या आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोल दो, यानी कि डाया ऑफ मेन बार। और यहाँ पे डाया जो मिनिमम लेना हो आपके पास 12 mm लेना है। अब जो एडिशनल रेनफोर्समेंट है उसका डाया आप 12 भी ले सकते हैं और 12 से ज्यादा भी ले सकते हैं। क्लियर है, यानी कि इसका जो डाया ले सकते हैं आप, वो आपके पास 12 mm भी ले सकते हैं और इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट कोडल की, यानी कि जो आपने मिनिमम का क्राइटेरिया और जो मैक्सिमम के क्राइटेरिया को डिस्कस किया, उसको यहाँ पे भी हम एक एज ए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ये आपके पास एक कॉलम है। क्या है सर, कॉलम है। कॉलम की ये क्या है सर आपके पास, आप सभी जानते हैं कि कॉलम की ये लेटरल डायमेंशन होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन होती है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास डी है और ये क्या है मेरे पास सर, ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, कुछ इस तरह। तो इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा मेरे पास, बिल्कुल सही। मान लेते हैं मेरे पास ये जो क्रॉस सेक्शन है कैसा है सर, आपके पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर का अगर मैं साइज यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये जो साइज हो जाएगा आपके पास, ये मैं 230 mm ले लेता हूँ, मिनिमम साइज ले लेता हूँ। वैसे तो मिनिमम साइज ऑफ कॉलम 225 × 225 होता है, बट यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है सर, ये 230 mm × 230 mm ले लिया है। तो यानी कि बी भी यहाँ पे कितना है सर आपके पास 230 mm है, और डी भी सर कितना है यहाँ पर आपके पास 230 mm है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं सर, इसको आप ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस एरिया भी बोल सकते हैं। ग्रॉस एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एजी क्या होता है सर आपके पास, ये होता है सर 230 × 230। ठीक है, mm में है तो आप mm में लिख सकते हो। तो देखते हैं कितना ग्रॉस आता है आपके पास, 230 × 230 कितना है आपके पास, तो ये आया
5290 mm² आया है। क्लियर है। अब आपके पास सेक्शन कैसा है सर? सेक्शन है हमारे पास स्क्वायर। तो देखेंगे कि कॉलम का जो सेक्शन है वो आपके पास कैसा है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किए जाते हैं? कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं और साइज भी मैंने कम से कम लिया है। हो सकता है आप चाहो तो जो मिनिमम साइज ऑफ कॉलम होता है वो 225 इंटू 225 होता है। कई बुकों में 230 इंटू 230 भी होता है। ठीक है, 230। तो ये सब किस में है? mm में है। अगर आप किस में कन्वर्ट करना चाहो, इसको इंच में कन्वर्ट करना चाहो, तो ये क्या होता है? 9 इंच इंटू 9 इंच होता है। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या निकल सकता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील लिख सकता है, एरिया ऑफ स्टील लिख सकता है, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? आपका AST कह सकता हूं। तो AST कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ एक बार का कैसे निकलता है? π/4 इंटू d²। तो आपको कितने बार का निकालना है? n नंबर ऑफ बार। कितने बार है? 4 बार है। तो n नंबर ऑफ बार बोले तो n इंटू π/4 इंटू डाया ऑफ मेन बार का स्क्वायर। ठीक है, और आप सभी जानते हैं ये क्या है आपके पास? डाया ऑफ मेन बार। और डाया ऑफ मेन बार आपको मिनिमम ही लेंगे, क्योंकि जब आपने यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कॉलम मिनिमम लिए हैं तो बार का डाया भी मिनिमम लीजिएगा। तो कितना है आपका? 12 mm का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने हैं सर? 4 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? π/4 इंटू, अब देखिएगा अभी मैं जानबूझ के 12 नहीं लूंगा, आप 12 लो। मैं इसको 8 के लिए देखता हूं। किसके लिए देखता हूं सर? मेरे पास 8 के लिए देखता हूं। तो मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूं। सॉल्व कीजिएगा जरा इसको। तो ये हो जाएगा 0.7854 इंटू आपके पास 64 इंटू 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 201। ये आ जाएगा 201.0624 mm² आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां से क्या निकाल सकते हो आप? परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगा आपके पास? परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा आपके पास, जिसको आप AST लिखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ग्रॉस एरिया हो जाएगा आपके पास AG इंटू 100 कर दीजिएगा। AST कितना है आपके पास? 201। तो ये आ जाएगा 201.0624 है, बिल्कुल सही। डिवाइडेड बाय AG कितना है आपके पास? AG है 52900। देखते हैं जरा कितना था आपके पास सॉल्व करके। ये आया 201.0624 डिवाइडेड बाय 52900। कितना है आपके पास? इंटू 100, 0.38। तो इंटू 100, तो ये आपके पास हो गया 0.38, जो क्या है आपके पास? लेस देन है किससे? 0.8% से। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या फुलफिल हुआ? सर नहीं हुआ, क्योंकि जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का, कितना रहता है? 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया रहता है। तो यहाँ पे तो कितना आया? 0.38 आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं सर? 8 की जगह सर 10 बार देखते हैं। ठीक है, अब आपका ये भी सोचोगे सर क्यों ना हम यहाँ पे 4 की जगह 6 बार प्रोवाइड कर दें। भाई क्यों प्रोवाइड करना है 6? अगर 6 करेंगे तो हमारा सेक्शन क्या बन जाएगा? कॉस्टली बन जाएगा। जब हमें पता है कि कम से कम आपको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में 4 ही करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? जब 4 प्रोवाइड किए हैं तो हम यहाँ पे डाया बढ़ा सकते हैं ना। तो अब आपने क्या लेना है? डाया ऑफ जो मेन बार लेना है वो मैंने कितना ले लिया है सर? वो आपके पास 10 mm का ले लिया है। देखिएगा, तो यहां से AST निकल जाएगा आपके पास n इंटू n कितनी बार से आपके पास? 4 ही बार है, इंटू π/4 डाया कितना है अब आपके पास? 10 हो गया है, यानी कि 10 का स्क्वायर है। तो इसको देखिएगा जरा आप, 4 इंटू 0.7854 इंटू 100, तो कितना है आपके पास? ये आ जाएगा 314.16 mm²। यानी कि आपके पास ग्रॉस तो सेम ही रहेगा, तो बिल्कुल सही। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या निकलेगा आपके पास? या परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील भी है, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, एक ही बात है। परसेंटेज ऑफ स्टील आपके पास कितना आया है? तो आया AST कितना आया सर? 314.16 डिवाइडेड बाय 52900 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिएगा डिवाइडेड बाय 52900, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? इंटू 100।
तो यहाँ से आगे आप 0.59 आया, जो लेस देन है आपके पास 0.8% से। तो अभी भी क्राइटेरिया क्या हुआ आपका, फुलफिल नहीं हुआ है। 6 आप प्रोवाइड कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम का जो क्राइटेरिया कम से कम आपको 12 का mm का बार डाया यूज करना है और कम से कम 4 बार भी यूज करनी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं सर, हमने डाया को क्या कर दिया है आपके पास 12 mm का कर दिया है। तो जब 12 का कर दिया है तो आपके पास AST कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 बार है, π/4 है और आपके पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा जरा देखिएगा, 4 × 0.7854 इंटू 12 × 12, तो आपके पास कितना आ रहा है 452। तो ये आ जाएगा आपके पास 452.39 mm स्क्वायर। तो यहां से क्या निकाल दो आप, फिर से परसेंटेज ऑफ AST निकाल दो, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील क्या आ जाएगा, AST कितना है आपके पास 452.39 डिवाइडेड बाय 52900। तो डिवाइडेड बाय कर दो इसको 52900। तो यहां से कितना आ रहा है आपके पास इंटू 100, तो कितना आ रहा है 0.85 समथिंग आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है 0.8% आ रहा है, जो आपके पास 85 आ रहा है, जो आपके पास ग्रेटर है किससे 0.8। तो जो आपके पास यहाँ पर क्या है आपके 12 mm का जो डाया है वही आपका क्या कर रहा है, मिनिमम कॉलम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इसीलिए मैंने ये सारा आपको डिस्कस करके बताया ताकि आप समझ सके कि एप्लीकेशन का यूज आप कैसे करेंगे अपनी। क्लियर है, तो ये चीजें भी हमें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मिनिमम नॉमिनल कवर। अब देखिएगा यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर अपना मेन बार्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे मेन बार्स प्रोवाइड किए होंगे। तो इनके बाद कुछ यहाँ पे मैं क्या कर दूं, कुछ मैं यहाँ पे स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके जो कॉलम को है, मतलब जो आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उनको क्या करके रखे सर, होल्ड करके रखे। तो उनको कौन होल्ड करता है सर, उनको सर स्टीरअप्स होल्ड करते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास ये, मैं नॉमिनल कवर की बात करता हूं, नॉमिनल कवर कहो या फिर क्लियर कवर कहो। जब आप क्या करोगे, IS कोड की स्टडी करेंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉमिनल कवर बोलेंगे। और जब आप एज ए प्रैक्टिकल फील्ड मतलब साइट पे जाओगे तो आप उसी को क्या बोलोगे सर, उसी को आप क्लियर कवर बोलेंगे। दोनों टर्म सेम है। अब मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड की है 2। अभी देख लिए आपको समझाने के लिए, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, ये भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। इनको मैंने होल्ड करके रखा है अपनी स्टीरअप से, तो ये होगी आपके पास स्टीरअप से। ठीक है, ये आपका स्टीरअप का आउटर हो गया, ये क्या हो गया सर, आपकी स्टीरअप्स का आउटर हो गया, और ये आपके कंक्रीट का आउटर हो गया। इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर, क्लियर कवर बोलते हैं। और जो आपका मिनिमम क्लियर कवर होता है वो आपका कॉलम के केस में कितना दिया जाता है। तो देखिएगा, जो नॉमिनल कवर टू द कितना होता है आपके पास, नॉमिनल कवर टू दी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, कि आपके पास जो नॉमिनल कवर होगा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए शुड नॉट बी लेस देन 40 mm, वो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, डाया ऑफ द मेन बार, और डाया ऑफ मेन बार से कम नहीं होना चाहिए। डाया ऑफ मेन बार क्या होगा यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। क्लियर है, यानी कि आपके पास जो क्लियर कवर या नॉमिनल कवर वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किसका, आपका 40 mm का, और डाया ऑफ मेन बार का, इन दोनों का क्या होगा सर, वो आपका मैक्सिमम होगा। क्लियर है, ये कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी कंडीशन कि इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, कितना 25 mm तक आप इसको कम कर सकते हैं। तो सेकंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपने क्लियर कर ली होगी।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, या एज इट इज रहने दीजिएगा आप इजी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि दिस कैन बी रिड्यूस, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। दिस कैन बी रिड्यूस्ड, दिस कैन बी रिड्यूस अप टू 25 mm, कि जो आपके पास ये क्लियर कवर होगा इसको आप 40 mm और डाया ऑफ मेन बार के मैक्सिमम तो होगा ही होगा, बट इससे कम भी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं सर? 25 mm तक भी आप इसको ले सकते हैं। कितना लिखे हैं सर हम यहाँ पे? 25 mm। 25 mm तक आप ले सकते हैं। जब आप इसको 25 mm तक ले सकते हो, कब ले सकते हैं? कि जब हमारे पास कॉलम का सेक्शन 200 mm से छोटा हो। इफ सेक्शन ऑफ कॉलम, सेक्शन ऑफ कॉलम आपके पास मिनिमम हो, मिनिमम मतलब 200 mm से कम हो, 200 mm से कम हो, और एंड जो आपके पास मेन बार का जो डाया हो, मेन बार का जो डाया हो आपके पास क्या हो? 12 mm हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मिनिमम क्लियर कवर, नॉमिनल कवर कितना दे सकते हैं? 25 mm का दे सकते हैं। कैसे? देखिएगा कि अगर या तो आप क्या दो क्लियर कवर 40 mm डाया ऑफ मेन बार का जो मैक्सिमम होगा आप उतना प्रोवाइड कर दो, या फिर उसको 25 mm तक आप कम भी कर सकते हैं। कब? जब आपका जो कॉलम का जो डायमेंशन होगा 200 mm से छोटा होगा और वहां पे जो मिनिमम डाया ऑफ बार यूज किया होगा वो आपका 12 mm का किया होगा। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है कि सर हम जो ये नॉमिनल कवर्स है इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्वेश्चन में ये भी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वाई मिनिमम नॉमिनल या क्लियर कवर इज प्रोवाइडेड। नॉमिनल जो आपके पास टर्म यूज की जाती है वो आपके आईएस कोड में यूज की जाती है, और जो आपके पास क्लियर कवर है वो आपकी फील्ड में यूज की जाती है, मतलब आपके साइट पे यूज की जाती है। फील्ड बोलो या आपकी साइट पे यूज की जाती है। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो क्यों प्रोवाइड की जाती है? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्यों प्रोवाइड की जाती है सर? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन टू reinforcement from corrosion। क्लियर है? एक पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपके पास? टू प्रोवाइड फायर रेजिस्टेंस। ये भी लिख सकते हैं आप, टू प्रोवाइड द फायर रेजिस्टेंस। टू प्रोवाइड दी फायर रेजिस्टेंस टू रेनफोर्समेंट। ठीक है, तीसरी भी आप लिख सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है आपके पास? तीसरा हो सकता है हमारे पास टू प्रोवाइड द सफिशिएंट अबेंडेड डेप्थ। टू प्रोवाइडेड द सफिशिएंट अबेंडेड डेप्थ so that reinforcement developed the stresses। ठीक है, फोर्थ भी हो सकता है आपके पास। फोर्थ क्या हो सकता है? डेवलप द सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। डेवलप्ड द सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या करवाती है आपको? एक बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप्ड करवाती है अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द कॉलम। अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द बार। कॉलम नहीं बोलोगे आप, बार बोलेंगे। क्लियर है? तो ये रीजन है जो आपको क्लियर होने चाहिए कि सर हम मिनिमम क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका टू प्रिवेंट द कोरोजन फ्रॉम द रेनफोर्समेंट। दूसरा रहेगा टू प्रोवाइड द फायर रेजिस्टेंस टू रेनफोर्समेंट। तीसरा रहेगा टू प्रोवाइड द सफिशिएंट अबेंडेड डेप्थ सो दैट रेनफोर्समेंट डेवलप द स्ट्रेसेस। तीसरा लास्ट रहेगा
develop the sufficient bond strength along the surface area of the bar। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है। लास्ट में जो रहता है आपके पास वो रहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, कि जब हम दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास कम से कम कितना रहना चाहिए, जो आपके पास कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना रहना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये भी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स वो कितना रहना चाहिए आपके पास, वो रहना चाहिए आपके पास 2.5 मीटर टू 7.5 मीटर के बीच में रहना चाहिए। क्लियर है? ये मैं आपका एज ए सिंपल बोल रहा हूं, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी एक्सीड कर सकते हो, बट ये जनरल है आपके पास। अगर यहाँ पे बात करते हैं आपके पास साइज ऑफ कॉलम, मिनिमम साइज ऑफ कॉलम जो आपका होना चाहिए, कि जो आपके पास मिनिमम साइज ऑफ कॉलम जो होना चाहिए आपके पास वो कितना होना चाहिए, वो कॉलम होना चाहिए आपके पास 9 इंच इंटू 9 इंच का होना चाहिए। 9 इंच अप्रोक्स किसके इक्वल होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 230 mm, या सॉरी 225 mm, 225 mm इंटू 225 mm। क्लियर है? और जो आपके कॉलम के साथ जो बीम कनेक्ट होगा, कॉलम के साथ आपका जो बीम कनेक्ट होता है, तो बीम का साइज कितना होना चाहिए आपके पास, वो 9 इंच इंटू आपके पास 12 इंची का होना चाहिए। 9 इंच इंटू 12 इंच। ऐसा नहीं है कि आप कॉलम का साइज भी कर सकते हो, मिनिमम लिया है मैंने, 9 इंच इंटू 12 इंच का होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको और करके क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है 225 mm इंटू 300 mm। क्लियर है? तो ये चीजें भी आपको मैंने क्लियर करवा दी है कि जो आपके पास दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो आपके पास कम से कम 2.5 मीटर से लेके आपके पास 7.5 मीटर के मध्य होना चाहिए। कई बुकों में ये 3 से 9 मीटर के बीच में भी लिखा है। क्लियर है? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो कॉलम का जो साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास, 9 इंची इंटू 9 इंची होना चाहिए, यानी कि 225 mm इंटू 225 होना चाहिए। और जो कॉलम के साथ आपका बीम कनेक्ट होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, 9 इंची इंटू 12 इंची का होना चाहिए, यानी कि 225 mm इंटू 300 mm होना चाहिए। आज के लेक्चर्स में हमने जितना भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रिविजन किया है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। यहाँ से डेफिनेटली चाहे आप किसी की भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा डियर। अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम बात करेंगे अपने रिमेनिंग इंपॉर्टेंट कोडल प्रिविजन की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है डियर।